हेलो दोस्तों, क्विक आइस में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी की क्लास लगातार हमारे चैनल द्वारा दिया जा रहा है। हम लोग लगातार ज्योग्राफी के एक एक छोटे से बड़े हर टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत में तटों के नाम और तटीय मैदानों के बारे में बात करेंगे। तटीय मैदान कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या हैं, उनको हम मैप के थ्रू पहले देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और जब हम मैप के थ्रू कोई चीज़ देखेंगे तो हमें बिल्कुल वो याद हो जाएगा। याद रखिएगा, हमारे देश में दो तटीय मैदान हैं। एक है आपका पश्चिमी तटीय मैदान और एक है आपका पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के अलग अलग तटों के नाम रखे गए हैं और उन तटों के नाम कहाँ से कहाँ पड़ते हैं ये जानना बेहद जरूरी है। जैसे जो ये गुजरात का क्षेत्र है इसको काठियावाड़ तट कहते हैं और सूरत से लेकर के और गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है। मुंबई का जो क्षेत्र है पूरा महाराष्ट्र का, ये कोंकण तट कहलाता है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ पड़ता है, तो कोंकण तट सूरत से लेकर के गोवा के बीच में कोंकण तट कहा जाता है। दूसरा है गोवा से लेकर के न्यू मंगलोर तक। गोवा से न्यू मंगलोर तक के तट को कन्नड़ या कन्हारा तट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो गोवा से लेकर न्यू मंगलोर तक ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तीसरा है न्यू मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक के तट को कहते हैं मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पश्चिमी तट पे 4 तट मैदान के नाम है, तटों के नाम है। ये क्षेत्र में काठियावाड़ तट कहते हैं, इसको कोंकण तट कहते हैं, ये कन्नड़ या कनारा तट कहते हैं और इसको मालाबार तट कहा जाता है। एक बार मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। सूरत से लेके गोवा तक कोंकण तट, गोवा से न्यू मंगलोर तक कन्नड़ या कनारा तट और न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। यह है आपका पूर्वी तट। पूर्वी तटों के भी 2 नाम हैं, अलग अलग तटों के नाम हैं। जैसे कन्याकुमारी से केजी बेसिन तक। याद रखना, केजी बेसिन का फुल फॉर्म है कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन। तो कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन को शॉर्ट फॉर्म में केजी बेसिन कहते हैं और केजी बेसिन तक के तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। ठीक है। और केजी बेसिन से लेकर के और नदी है हुगली पश्चिम बंगाल में, यहां तक के तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट या इसी को बोलते हैं उत्कल तट। इसको उत्कल तट के नाम से भी जाना जाता है। अब एग्जाम में अगर ये सब क्वेश्चन आते हैं ना, गलत होने चांस ज्यादा होता है। जानते क्यों? क्योंकि हमें मैप के थ्रू इस पता नहीं होता है कि उत्कल तट कहाँ से कहाँ तक है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है, मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक है, कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक है और क्यों कहते हैं उसको, कहाँ पर है, ये हमें बिल्कुल नहीं मालूम होता है। इसलिए ज्योग्राफी का जब हमें बेस नहीं मालूम होता तभी हमसे क्वेश्चन गलत होते हैं। और आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, अब क्वेश्चन ऐसे ही डीपली निकाल के पूछे जाते हैं क्योंकि जो वन लाइनर क्वेश्चन थे वो सब पूछा जा चुका है। तो अब एग्जामिनर बदलाव कर चुका है, यूपीपीसीएस में भी, बीपीएससी में भी। तो हमें भी बदल करके पढ़ना पड़ेगा, हमें भी डीपली जा करके ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, तभी जा करके हमारा सिलेक्शन होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है सिलेक्शन होना। ठीक है। तो तटों के नाम ऐसे ही याद करने हैं, मैप के थ्रू आप देखेंगे 2-3 बार में, अगर आप इसको बनाएंगे बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पश्चिमी तटों के नाम। अब देखो पश्चिमी तटों के नाम क्या क्या है। काठियावाड़ तट, गुजरात के तट को काठियावाड़ तट के अभी मैंने बताया आपसे। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है, सूरत से लेके गोवा तक। कर्नाटक कन्नड़ या कनारा तट कहाँ है, गोवा से न्यू मंगलोर तक। और मालाबार तट कहाँ है, तो न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक। ये है आपका पश्चिमी तट के अलग अलग नाम हैं और सब उत्तर से दक्षिण क्रम में हैं। अब आपसे कभी कभी ये उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछा जा सकता है। अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो आपसे एक क्रम पूछा जाएगा मैदान का। तो सबसे पहले काठियावाड़, फिर कोंकण, फिर कन्नड़ और फिर मालाबार। इधर चलेंगे तो उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। ठीक है। बिल्कुल मैप के थ्रू इसको याद कराएंगे कि चीज पूरी ज्योग्राफी मैप के थ्रू हम कोशिश करेंगे आप लोगों को पहुंचाने तक का, इससे एक भी क्वेश्चन आपसे गलत ना होने पाए। ठीक है। पूर्वी तटों के नाम बात करें तो पूर्वी तटों के नाम क्या है, कोरोमंडल तट। यह कन्याकुमारी से केजी बेसिन तक है और केजी बेसिन का फुल फॉर्म क्या है, कृष्णा गोदावरी बेसिन। और उत्कल या उत्तरी सरकार तट केजी बेसिन से पश्चिम बंगाल तक। तो पूर्वी तटों के 2 नाम हैं, 2 भागों में बटा है पूर्वी तट, और पश्चिमी तट जो है 4 भागों में बटा हुआ है। सबके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, बिल्कुल इनको याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ये मैप आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, याद रखिएगा। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि पहले ये मैप देख लीजिएगा, ये पूर्वी, ये पश्चिमी तटीय मैदान जो है ये पतला है, आप देखिए बिल्कुल पतला है। और पश्चिमी पूर्वी तटीय मैदान काफी चौड़ा है, ये देखिए। ठीक है। अब आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि पश्चिमी तट का मैदान पतला क्यों है और पूर्वी तटीय
मैदान चौड़ा क्यों है? ठीक है, तो क्या कारण है ध्यान समझना। जो ये है पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट पर्वत से जो नदी निकलती हैं पश्चिमी मैदान की ओर, उनकी लंबाई कम होती है, क्योंकि ये मैदान पतला है तो लंबाई कम होती है, इसलिए यहाँ की नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं और सीधे समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं। और जब समुद्र प्रवेश कर जाएंगी तो मिट्टी की जमाव होगा नहीं, इसलिए मैदान की चौड़ाई बढ़ेगी ही नहीं। आप समझ में आ गया? नदियां यहाँ की पतली हैं, जल्दी जल्दी गिर जाती हैं समुद्र में, इसलिए यहाँ पर मैदान का निर्माण नहीं कर पाएंगी। लेकिन जो नदियां, चाहे वो आपका गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो या अन्य नदियां हैं, महानदी हो, ये नदियां लंबी दूरी तय करती हैं पश्चिमी घाट से निकल करके, और ये लंबी दूरी तय करके जब अरब सागर में गिरती हैं तो ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। और नदियां जब डेल्टा का निर्माण करेंगी तो उस मैदान की चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो बहुत सिंपल है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई अधिक क्यों है, तो आप बताओगे क्योंकि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां अब बंगाल खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसीलिए यह मैदान काफी चौड़ा है। और यह मैदान पतला है क्योंकि यहाँ की नदियां कम दूरी तय करती हैं और सीधे अरब सागर में गिर जाती हैं, इसलिए मैदान पतला है। अब आपको याद हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो यह मैदान आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषता क्या है, तो इसमें यही है, ये पतला क्यों है और ये मोटा क्यों है, इसके पीछे कारण यही है, ठीक है। बिल्कुल मैप के थ्रू बताया गया जिससे आपको बिल्कुल ये याद हो जाए। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये काठियावाड़ का मैदान है, ये कोकड़ है, ये मालाबार है, यहीं पे कन्नड़ है, यहाँ कोरोमंडल तटीय मैदान है, यहाँ उत्तरी सरकार तटीय मैदान है, ठीक है। और इसे देखिए इसे उत्कल तटीय मैदान भी कहा जाता है। ये पूरा देखो, ये मोटा काफी चौड़ा है और इसकी चौड़ाई कम है, ठीक है। क्यों कम है मैंने आपको बता दिया है। पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो पश्चिमी तटीय मैदान में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसकी विशेषताओं को जानेंगे। तो इस मैदान का विस्तार सूरत से कन्याकुमारी या खंभात की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक अरब सागर के तट और पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है। याद रखना, जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये किसके बीच में स्थित है, तो बहुत सिंपल समझना, ये अरब सागर है और ये पश्चिमी घाट है। तो अरब सागर पश्चिमी घाट के बीच में ही पतला सा मैदान जो है, इसी को पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पश्चिमी तटीय मैदान की अधिकतम चौड़ाई गुजरात में नर्मदा और तापी के मुहाने पर 80 किलोमीटर है। गुजरात में तटीय मैदान की जो चौड़ाई है वो ज्यादा है, बाकी अन्य जगह उसकी चौड़ाई क्या है, कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां छोटी और तीव्र ग्रामी होती, तीव्र ग्रामी मतलब तीव्र गति से बहती हैं। अधिकतर नदियां मुहाने पर डेल्टा न बनाकर ज्वारनद मुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और पश्चिमी तट पर पचजल बैक वाटर पाए जाते हैं, जिन्हें केरल में कयाल कहते हैं। उदाहरण वेबनाड और अष्टमुद्री झील। ये होता क्या है बता देता हूँ। जैसे ये तट है तो तटों के पास क्या है, बालू इकट्ठा होती है, तो बालू इकट्ठा होने से वहां पर छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है, तो उसी को कयाल कहते हैं। और वेबनाड झील और अष्टमुद्री झील जो दोनों केरल में है, इसे जो है बैक वाटर झील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पश्चिमी जो मैदान है वो 4 भागों में बटा हुआ है। पहला है गुजरात का मैदान, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र। दूसरा है कोकण का मैदान, सूरत से गोवा के बीच में। कन्नड़ या कर्नाटक का मैदान, गोवा से न्यू मंगलोर के बीच में। मालाबार का मैदान, न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में, ठीक है। ये मैदानों के नाम हैं, इनको यहाँ पे मैप के थ्रू में बता चुका हूँ, सब आप देख सकते हैं। अब हम लोग गुजरात के मैदान की विशेषता जानेंगे, ठीक है। गुजरात के मैदान को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। गुजरात का मैदान ये वाला क्षेत्र है, हम पहले इसकी विशेषता को चर्चा करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। लिखा हुआ है, यह सौराष्ट्र से सूरत तक विस्तृत है। इसका ढाल पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिम की ओर है। इसका भीतरी भाग कॉप मिट्टी के कारण उपजाऊ है, किंतु तटीय क्षेत्रों में ज्वार का जल भरते रहने से नमकीन जल अधिक पाया जाता है, क्योंकि ज्वार भाटा आता है। तो तट पर सर क्रीक, कोरी क्रीक, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी है, जिसके कारण यह तट काफी कटा फटा है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी खाड़ियां हैं, तो गुजरात में इसलिए यह मैदान काफी कटा फटा है, इसी के बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा है कोकण का तटीय मैदान। कोकण का जो तटीय मैदान है वो दमन, सूरत से लेकर के गोवा तक फैला हुआ है, अभी मैंने बात किया। इस मैदान में वर्षा अधिक होती है, क्योंकि मुंबई इसी क्षेत्र में है और यहाँ वर्षा खूब ज्यादा होती है। यह काफी उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर आम, नारियल, चावल अधिक पैदा होते हैं।
थाल घाट और भोल घाट दर्रे क्रमशः मुंबई और गोवा के मध्य के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। इस मैदान में बहने वाली नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं? उत्तर दक्षिण करें तो पिंजल है, कसाब, बसाक है, भोगराना है, जुआरी है। ये नदियां सब यहाँ छोटी छोटी नदियां हैं जो इस क्षेत्र में बहती हैं। किस क्षेत्र में? कोकण क्षेत्र में। तो कुछ नदियों के नाम हम कभी सुने नहीं होते हैं, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा है कर्नाटक या मैसूर का तटीय मैदान की बात करें हम लोग, इसे कन्नड़ का मैदान भी कहते हैं। यह मैदान गोवा से मंगलोर तक फैला हुआ है। उत्तरी भाग सकरा किंतु दक्षिणी भाग अधिक चौड़ा है। वर्षा की अधिकता और ताप अनुकूलता के कारण यहाँ पे सुपारी, गरम मसाले, केला, आम, नारियल, चावल अधिक पैदा किए जाते हैं इस मैदान में। यहाँ पर पूर्व की ओर ढाल अधिक है और यहाँ सीढ़ीनुमा खेती भी की जाती है, जैसे यहाँ काजू, केला, आम, सुपारी, कहवा, काली मिर्च, बगाती जैसी कृषियां की जाती है यहाँ पर। और यहाँ की नदियां कौन कौन सी हैं? तो कालिंद्री, सरावती, नेत्रावती, ये नदियां इस क्षेत्र में बहती हैं और ये कम दूरी तय करती हैं, इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। नेक्स्ट है मालाबार तट। मालाबार तट कहाँ है? तो मान लो ये वाला क्षेत्र है, मालाबार तट है। अब मालाबार तट की बात कर लेते हैं। यह मंगलोर से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है, वही कन्याकुमारी तक। इसमें लंबे और सकरे अनूप या कयाल पाई जाती है, वही कयाल मतलब झील पाई जाती है। पेरियार इस मैदान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, याद रखना। पेरियार नदी कहाँ बहती है? केरल में, और ये सबसे लंबी नदी है मालाबार तट पर। यह तट काप और महीन लेटराइट मिट्टी से निर्मित है। यहाँ की जलवायु उष्ण और आर्द्र है। उष्ण मतलब होता है गर्म, आर्द्र मतलब होता है नमी युक्त है। यहाँ पर रबड़ की खेती अधिक होती है, सिनकोना की खेती अधिक होती है, कहवा, गरम मसाले, पान, नारियल, लेमन और अन्य फल, रोसा घास आदि के फार्म यहाँ पर पाए जाते हैं। चाय उभरे ढालों पर पैदा की जाती है। धान और गन्ना की कृषि निचले मैदानों में यहाँ पर की जाती है। इसके तट पर खनिज, एक आणविक खनिज पाया जाता है, नाभिकीय खनिज पाया जाता है, उसे कहते हैं मोनाजाइट। ठीक है, तो याद रखना अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मोनाजाइट एक खनिज होता है जिससे परमाणु बम बनाया जा सकता है, तो ये मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है और ये मोनाजाइट बालू कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तट पर पाई जाती है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे मसालों खेती ज़्यादा होती है और आपको पता होगा जब हमारे यहाँ पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी आए थे, तो इसी क्षेत्र से मसालों खेती करते थे। और आपको पता होगा कि मसाला उत्पादन में नंबर 1 पर केरल है और केरल जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है इसीलिए। ठीक है, यहाँ मसाला बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे जलवायु बहुत गर्म है। ठीक है, आगे चलते हैं, पूर्वी तटीय मैदान की बात कर लेते हैं। और पूर्वी तटीय मैदान में की अगर हम बात करें तो यह मैदान पूर्वी घाट और समुद्र तट के बीच स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। क्यों चौड़ा है? इसका कारण यह है कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां यहाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं और पूर्वी तटीय मैदान में बंदरगाहों की संख्या पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा कम है। क्यों कम है? क्योंकि इस क्षेत्र में चक्रवात बहुत ज्यादा आता है, याद रखना। यहाँ पे व्यापार प्रभावित होता है क्योंकि यहाँ चक्रवात बहुत ज्यादा आता है और चक्रवात आने से इन क्षेत्रों में प्रभावित होता है। यहाँ पर बंदरगाहों से व्यापार कम होता है। यहाँ चक्रवात नहीं आता है तो यहाँ पर व्यापार अधिक होता है, इसलिए बम्बई और जवाहरलाल नेहरू जैसे बंदरगाह यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसे महानदी और गोदावरी नदियों के बीच उत्तरी सरकार तट तथा कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में कोरोमंडल तट कहा जाता है। वही आ गया, कृष्णा कावेरी नदियों के बीच का पूरा क्षेत्र कोरोमंडल तट कहलाता है। उड़ीसा के मैदान को उत्कल तट का मैदान भी कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ पर कोलेरू झील पाई जाती है कृष्णा गोदावरी नदी के बीच में। यह एक डेल्टाई झील है। पूर्वी तटीय मैदान में ही अन्य झीलें जैसे चिल्का झील है, पुलिकट झील है, इन सब झीलों के आगे बताऊंगा मैं। और पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये दोनों अनूप झील जो है लैगून है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील और नमक झील है। पूर्वी तटीय मैदान को सामान्यतः 3 उपभागों में बांटा जाता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना, जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में है और ये एक लैगून झील है। इसकी चर्चा हम आगे जब झील पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से करेंगे। 3 मैदान कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो उत्कल का तटीय मैदान, आंध्र या काकीनाडा का तटीय मैदान और तमिलनाडु कोरोमंडल का मैदान। किसी किसी किताब में आपको कोरोमंडल तटीय मैदान में ये भी मैदान शामिल होता है, तो 2 ही मैदान की चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर सुविधा के लिए 3 मैदान कर दिया गया है, तो तीनों के बारे में हम लोग
जान लेते हैं। पहला है उत्कल का तटीय मैदान। यह गंगा के डेल्टा से कृष्णा के डेल्टा तक फैला हुआ है। महानदी के डेल्टा में अधिक चौड़ा है। यहाँ ज्वारीय वनपाय फैले हुए हैं और मिट्टी उपजाऊ होने के कारण यहाँ चावल और जूट की खेती अधिक होती है। उड़ीसा का तट है और यहाँ पर चावल और जूट की खेती अधिक की जाती है। दूसरा है आंध्र या काकीनाडा का तटीय मैदान। यह आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में पुलिकट झील तक फैला है। यह पूर्णतः समतल और उपजाऊ अवसादों के जमाव के कारण सुप्रवाहित और सिंचित भाग है। यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी खेती होती है आंध्र प्रदेश में, क्योंकि यहाँ कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है। यहाँ नारियल, केला, गन्ना, जूट, आलू, माफ करिएगा, तमाकू, कपास, तिलहन, दलहन आदि अधिक उत्पादित किए जाते हैं। इस तट पर विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम नाम के प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तमिलनाडु का या कोरोमंडल का तटीय मैदान। यह मैदान पुलिकट झील से लेकर कुमाई अंतरीप तक फैला हुआ है। संपूर्ण तटीय भाग में कावेरी, पेन्नार जैसी नदियां, बेगई नदियां जैसी यहाँ पर बहती हैं। मैदानी भाग को हरा भरा और समतल विशेष उपजाऊ बना देती हैं। यहाँ पर धान, केला, गन्ना, नारियल, तिलहन, फल जैसी सब्जियां खूब पैदा की जाती हैं। चेन्नई, तुतिकोरिन, नागपट्टनम यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं और मन्नार की खाड़ी मोती के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये चेन्नई नामक बंदरगाह किस तट पर है, तो कोरोमंडल तट पर है। तो ये हो गया द्वीप, ये हो गया तटीय मैदानों के बारे में। अगला जो वीडियो आएगा वो द्वीप समूह के बारे में आएगा और द्वीप समूह के पूरा डिटेल में उसकी जानकारी आपको दूंगा। तो आपकी ज्योग्राफी क्लास लगातार चलती रहेगी। हर छोटे बड़े टॉपिक को मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, आप जिससे आपको कहीं भागने की जरूरत न पड़े। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जैसे क्लास का जैसे आपको वीडियो मिले तो आपको मिल जाए वहां पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।